आपके सिलेबस में ये एक चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। दिस इज़ ऑल्सो लाइक अ फाइनल अकाउंट। ये जो एनजीओ होते हैं, जो चैरिटी इंस्टीट्यूट होते हैं, जिनका मेन ऑब्जेक्ट होता है लोगों की सेवा करना, चैरिटी करना, ओके, प्रॉफिट कमाना, ये उनका मेन उद्देश्य नहीं होता है। वो ये फर्म या ऑर्गेनाइजेशन चलाते ही है इस ऑब्जेक्ट से कि वो सोशल सर्विस कर सके, ओके, लोगों को मैक्सिमम जो भी फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कर सके। और यही उनका मेन ऑब्जेक्ट होने के वजह से इस चैप्टर को कहा जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट कमाने के मोटो से, प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्ट से चालू नहीं किया गया है। दिस इज़ लाइक अ एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बट द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन टू सर्व द पीपल, टू हेल्प देम, ओके। और उनको जो भी फिर इसमें हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, लाइब्रेरी हो सकती है, या और कोई ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट हो सकता है। तो इनका सबसे बड़ा, देखो आपको ये तो पता है कि कोई भी फर्म चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। अब अगर ये फर्म नॉट फॉर प्रॉफिट है, ये पैसा कमाने ही नहीं वाली है, तो फिर ये फर्म सरवाइव कैसे करेगी? क्योंकि अगर इनके पास पैसा नहीं रहेगा तो ये जो ऑफिस चला रहे हैं उस ऑफिस का रेंट कैसे भरेंगे, राइट? अतः ये तो ठीक है, चलो कि सब चैरिटी के लिए या लोगों की सेवा करने के लिए इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं ना जो काम करेंगे वो पेमेंट तो नहीं मांगेंगे, लेकिन बाकी तो एक्सपेंसेस इनको करना है। जैसे इनको इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना होगा, जिधर इनका ऑफिस है उसका रेंट देना होगा, जो इनको ऑफिस में स्टेशनरी लगेगी उसको उनको पे करना होगा। तो ये सब पैसा किधर से लाएंगे? क्योंकि अगर ये प्रॉफिट कमाएंगे ही नहीं, अगर इनके पास पैसा आएगा ही नहीं, तो ये फर्म कैसे चलाएंगे? इसलिए ये फर्म क्या डिसाइड करती है कि इस फर्म में जितने भी मेंबर हैं, ये मेंबर कुछ पैसा, कुछ फीस भरेंगे, मंथली फीस या ईयरली फीस उन लोग पे करेंगे, ओके। जिसको, उस फीस को, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, जैसे हम चंदा कलेक्ट करते हैं, जैसे आपको कोई गणेशोत्सव करना है, ओके, तो आप क्या करते हो, लोगों के पास जाके कुछ चंदा कलेक्ट करते हो और उससे आप वो जो भी आपको जो भी सोशल फेस्टिवल करना है, जो भी सोशल एक्टिविटी करना है, आप उससे करते हो। वैसे ही ये ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, अपने पास जितने मेंबर्स हैं उन मेंबर से ये फीस कलेक्ट करते हैं, उसको हम कहने वाले हैं सब्सक्रिप्शन। उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहा जाता है सब्सक्रिप्शन। जितने भी मेंबर हैं वो अपना इनिशियल कंट्रीब्यूशन इन फर्म में देंगे, दैट इज सब्सक्रिप्शन, मंथली। उनको वो मंथली देना ही। इसके अलावा इनको चैरिटी जमा करने का, ये डोनेशन लेने का, चैरिटी करने के लिए डोनेशन लेने का पूरा हक गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करती है। तो इनके लिए इनकम एक ही होता है, अगर किधर से डोनेशन मिल जाए तो डोनेशन, या इनके पास आने वाला सब्सक्रिप्शन फीस, मेंबर से आने वाला पैसा, मंथली आने वाला पैसा। तो आज ये जो आपके टेक्स्ट बुक के पहले दो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, दोनों छोटे प्रॉब्लम है, टोटल कंप्लीट प्रॉब्लम नहीं है। ये इनिशियल स्टेज वाले प्रॉब्लम है। इसमें एक दो एडजस्टमेंट आपको उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं, तो उसमें मैं आपको वो एक्सप्लेन करते समय कुछ बेसिक रूल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जैसे देखो ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बोला है, इधर सबसे पहले ब्रैकेट में रेड में देखो, कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। बस इस प्रॉब्लम में देखो, बोर्ड एग्जाम में इतना छोटा प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन ये आपके टेक्स्ट का फर्स्ट प्रॉब्लम है, तो मैं आपको उतना पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। इस प्रॉब्लम में हमारा एम सिर्फ इतना ही है कि इस फर्म ने पूरे साल में कितना स्टेशनरी यूज़ किया है, ओके। तो ये हमें इसमें देखना, और क्वेश्चन में भी आपको वही फाइंड आउट करना है। बट बिफोर दैट मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल पूछना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ, वो पहले समझ लो। सपोज़ मेरा एक कोई भी ऑफिस है, उस ऑफिस में मेरे पास एक एग्जांपल ले लो कि मेरे पास 10 kg स्टेशनरी था, फुल्स के पेपर थे मेरे पास 10 kg साल के शुरुआत में। और फिर मुझे पता है कि ये 10 kg से मेरा ये साल नहीं निकलने वाला, मुझे और लाने होंगे, तो मैं मार्केट गया। मार्केट में जाके मैंने और 5 kg फुल स्केप परचेज़ किए। तो इसका मतलब कितने हो गए मेरे पास, पहले 10 kg थे फुल स्केप, और मार्केट में जाके मैंने 5 kg परचेज़ किए, टोटल 15 kg फुल स्केप मेरे पास आ गए। लेकिन जब 31 मार्च आया और फिर मैंने जाकर देखा कि मेरे पास कितना स्टेशनरी बचा है,
तो 31 मार्च को मुझे दिखा कि मेरे पास सिर्फ 2 kg स्टेशनरी बचा है। तो इसका मतलब पूरे साल में मैंने कितना स्टेशनरी यूज़ किया ये कोई भी बता सकता है। देखो शुरुआत में मेरे पास 10 kg था, मार्केट जाके मैंने और 5 kg लाया, मतलब 15 kg हो गया। साल के एंड में मेरे पास सिर्फ 2 kg स्टेशनरी बचा। इसका मतलब पूरे साल में मैंने 13 kg स्टेशनरी यूज़ किया। तो सिंपल फॉर्मूला समझ लो, दैट इज ओपनिंग एड परचेस, यू विल गेट टोटल, देन माइनस क्लोजिंग, जो बचा आपके पास वो उसमें से माइनस करोगे, देन यू विल गेट हाउ मच यू कंज्यूम इन अ ईयर। सो दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला, ओपनिंग एड परचेस द टोटल माइनस क्लोजिंग, यू विल गेट द कंज्यूम एक्सपेंसेस और कंज्यूम स्टेशनरी। बस आज के प्रॉब्लम में वही चीज़ हमें केयरफुली देखनी है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ मुझे कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी निकालना है। तो मैं सिर्फ एक ही अकाउंट बनाऊंगा। देखो इसमें एक नॉमिनल अकाउंट होता है, उसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके डेबिट साइड वही हमारा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो डेबिट में एक्सपेंडिचर होता है और क्रेडिट ऑल इनकम, और क्रेडिट में इनकम होता है। ओके, 31 मार्च 2019 का मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना दिया। अब सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में जो पहला बॉक्स दिख रहा है, पहला ब्रैकेट दिख रहा है, उसमें देखो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 400। इसका मतलब पिछला साल, ऊपर का साल देखो 1/4/2008, 1 अप्रैल 2018 को मेरे पास जो स्टॉक पड़ा है स्टेशनरी का 400। तो ये तो अकाउंट का रूल है, पिछले साल का जो भी क्लोजिंग स्टॉक होता है आपका, वो ये साल का क्या होता है, ओपनिंग। तो इसका मतलब इनका पिछले साल का 400 रुपये का स्टेशनरी इनके पास पड़ा था। अब ऐसा तो नहीं कि ये साल चालू करेंगे तो 400 को भूल जाएंगे, नहीं, वो 400 का स्टेशनरी लेके इन लोग साल आगे बढ़ाने वाले हैं। तो इसलिए वॉट एवर द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर इज द ओपनिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर। तो सबसे पहले वो एंट्री देखो, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं रेड से, दैट इज स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 400 का मैं पहले एंट्री करने वाला हूं। सो एक्सपेंडिचर में टू स्टेशनरी 400, ये मैंने पहला स्टेशनरी लिखा। साल की शुरुआत में मेरे पास 400 का स्टेशनरी था। ओके, आफ्टर दैट और परचेज किया। देखो आप इधर नीचे रिसिप्ट एंड पेमेंट 31 मार्च 2019 का दूसरा कॉलम दिया, उसमें दिया है बाय स्टेशनरी परचेज 6300। आपको समझने के लिए मैं इधर अंडरलाइन कर रहा हूं, देखो ब्लू में अंडरलाइन दिख रहा है आपको, दैट इज बाय स्टेशनरी परचेज 6300 का स्टेशनरी और परचेज किया। कि ऑब्वियसली 400 से मेरा साल में वो पूरा नहीं पड़ने वाला, इसके लिए मैंने मार्केट जाके और 6300 का स्टेशनरी परचेज किया। तो इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। इसके अलावा आपको ये भी अच्छी तरह मालूम है, फाइनल अकाउंट आपने 2 साल से देखा होगा तो आपको पता है, 2 साल नहीं सॉरी 11th में आपने देखा होगा तो आपको अच्छी तरह पता है कि आउटस्टैंडिंग जो भी है हम उसमें ऐड करते हैं। तो देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट, रेड मैं ब्लू से अंडरलाइन कर रहा हूँ, फर्स्ट एडजस्टमेंट दैट ₹1000 आउटस्टैंडिंग फॉर स्टेशनरी बिल। और ये आपको पता है कि आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड किया जाता है, तो ये 1000 भी मैं ऊपर ऐड करूँगा, ऐड आउटस्टैंडिंग 1000। इस तरह साल के शुरुआत में मेरे पास 400 का स्टेशनरी था, मैंने और 6300 का लाया, फिर आउटस्टैंडिंग और 1000 का भी मैंने लाया है, पैसा देना बाकी है। इसका मतलब पूरे साल में मेरे पास टोटल 7700 का स्टेशनरी था। ओके, समझ में आ रहा है? 7700 तीनों का टोटल है ये 400, 6300 एंड 1000 का टोटल 7700। इतना स्टेशनरी मेरे पास साल भर में मैंने या तो शुरुआत जो लास्ट ईयर का वो मैंने लिया और मार्केट से लाया। लेकिन आप देखो जरा सेकेंड एडजस्टमेंट, सेकेंड एडजस्टमेंट में आपको दिख रहा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, जो रेड डॉट से अंडरलाइन किया। देखो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 मार्च 2019 वाज वैल्यूड 1800। इसका मतलब आपका ये साल चालू हुआ था 1 अप्रैल 2018 को, और 31 मार्च 2019 को जब आप हिसाब करने के लिए बैठे तो आपने देखा कि स्टेशनरी बचा है सिर्फ 1800 का। तो अब मैं यही बताना था, चाह रहा था आपको कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है जो बचा, क्योंकि हमें निकालना क्या है कि हमने यूज़ कितना किया, तो इसलिए मैं वो बचा हुआ जो स्टेशनरी 1800 वो मैं 7700 में से क्यों माइनस करूँगा, मुझे ये निकालना है कि साल भर मेरे पास 7700 का स्टेशनरी था, साल के एंड में मेरे पास सिर्फ 1800 का बचा। इसका मतलब माइनस करके मुझे मालूम पड़ेगा ना कि मैंने यूज़ कितना किया। तो चलो जो बचा है उसे मैं माइनस करता हूँ। सो साल के तब मुझे पता चलेगा कि मेरा टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल कंजम्पशन 5900 का हो गया। देखो प्रॉब्लम के लास्ट में आंसर
रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन है, मैंने आपको अभी बता दिया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन। जब भी कोई एनजीओ, जब भी कोई नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न जब कोई भी फॉर्म चलाती है तो उनका जो पैसे आने का इनके पास मेन सोर्स होता है सब्सक्रिप्शन, मतलब जितने भी मेंबर है उनका फीस। तो आपको बहुत अलग अलग साल दिख रहा है, देखो इधर 2016-17 का दिख रहा है, 2017-18 का दिख रहा है, 18-19 का दिख रहा है, 19-20 का दिख रहा है, इतना सब है। तो आप सोचोगे अरे कितने साल का अकाउंट बनाना है। तो देखो जरा लास्ट लाइन अच्छी तरह पढ़ लो तो आपको समझ में आएगा। मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वो जरा एक बार पढ़ लो क्या लिखा है। उन्होंने आपको पूछा है सिर्फ अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 का उन्होंने आपको सब्सक्रिप्शन पूछा है, वो आपको निकालना है। ओके, तो हम सिर्फ वही, तो इसका मतलब हमारा अभी करंट ईयर ये है 18-19, बस 18-19 को ही हमें मेन समझ के दो अकाउंट बनाने होंगे अभी इधर, क्योंकि मुझे इधर एडजस्टमेंट है तो मुझे सेकेंड एंट्री भी दिखाना पड़ेगा। तो मैं दो अकाउंट बना रहा हूँ, एक मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो रहेगा ही 31 मार्च 19 का, और दूसरा मेरा बैलेंस शीट रहेगा 31 मार्च 19 का। तो क्योंकि मुझे ये 31 मार्च 19 का बनाया मैंने, तो 31 मार्च 19 को ही, मतलब 1 अप्रैल 18 तो 31 मार्च 19 को ही मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाला हूँ। ओके, तो हम वही पहले लेते हैं जो 18-19 के। तो देखो आप पुराना, हाँ इससे पहले ये रूल मैं आपको अच्छी तरह समझा दूँ, जो आपको 11 में भी आपने फाइनल अकाउंट में सीखा होगा, लेकिन अभी एक बार वापस सुन लो। देखो बीके में ये रूल है कि एडजस्टमेंट के मिनिमम 2 इफेक्ट होते हैं, और अगर कोई कंटेंट बैलेंस शीट का होगा या ट्रायल बैलेंस का होगा या रिसिप्ट और पेमेंट का होगा तो उसका सिर्फ एक ही इफेक्ट होता है, और ये रूल आपको भूलना नहीं है। अब जितने भी इसमें कंटेंट है, अगर वो एडजस्टमेंट में है तो मैं 2 इफेक्ट दूंगा, लेकिन अगर वो ओल्ड बैलेंस शीट में है या रिसिप्ट और पेमेंट में है तो मैं उसका सिर्फ एक ही इफेक्ट दूंगा, और इसको आपको पूरा साल भर फॉलो करना है। तो देखो सबसे पहले मैं 2018-19 का रिसिप्ट कॉलम में बोल रहा हूँ। मैं आपको जो सब्सक्रिप्शन दिख रहा है मैं अंडरलाइन करके बता देता हूँ। देखो कि 2018-19 को जो सब्सक्रिप्शन दिख रहा है 4,10,000, क्योंकि मुझे 18-19 का ही अकाउंट बनाना है, उससे मैं शुरुआत कर रहा हूँ। ये सबसे पहले लिखूंगा मैं इनकम में, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये हमारे लिए इनकम होता है, क्योंकि हमारे मेंबर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फीस भरते हैं वो हमारा इनकम होता है। तो बाय सब्सक्रिप्शन 4,10,000। इनर कॉलम में क्यों लिखा है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें चेंजेस होने वाला है। इसके बाद जाता हूँ सीधा एडजस्टमेंट में। मेरा फर्स्ट एडजस्टमेंट है, देखो दैट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2018-19 32,000। अभी मैंने आपको बताया आउटस्टैंडिंग हम हमेशा प्लस करते हैं, और लेकिन ये एडजस्टमेंट में देखो, तो एडजस्टमेंट में अभी मैंने आपको बताया एडजस्टमेंट का मिनिमम 2 इफेक्ट होता है। तो पहला इफेक्ट तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा क्योंकि आउटस्टैंडिंग है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने देखा आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड किया जाता है। सो ऐड आउटस्टैंडिंग 2018-19 32,000। अब इसका सेकेंड एंट्री, अभी बहुत सारे बच्चों के माइंड में फिट हुआ है कि आउटस्टैंडिंग का सेकेंड एंट्री लाइबिलिटी में जाता है। बराबर है बच्चों, आउटस्टैंडिंग का सेकेंड एंट्री लाइबिलिटी में जाता है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन अगर वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहेगा तो सेकेंड एंट्री लाइबिलिटी में जाता है। लेकिन ये देखो ये आउटस्टैंडिंग इनकम है। देखो जरा अकाउंट का हेडिंग देखो, ऊपर क्या है, इनकम है ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में हमने लिखा है ना आउटस्टैंडिंग। सो आउटस्टैंडिंग इनकम, तो अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी में जाता है तो ये आउटस्टैंडिंग इनकम है, तो ये लाइबिलिटी में कैसे जाएगा, ये जाएगा असेट में ही। अच्छा चलो थोड़ा अलग तरह से समझ लो ना। आउटस्टैंडिंग इनकम मीन्स व्हाट, कि हमारे को किसी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, किसी का तो पैसा देना बाकी है, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वैसे ही आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब होता है किसी का तो पैसा आना बाकी है, कोई तो आपको पैसा देने वाला है। आपके कुछ मेंबर हैं जो 32,000 उन्होंने आपको अभी तक नहीं भरे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये आपके लिए आने वाला पैसा है, तो ये कर्जा नहीं हो गया, ये आपके लिए प्रॉपर्टी हो गया। इतना पैसा आपका उन पे ड्यू है, उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। तो पूरे नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में एनपीओ में ये याद रखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पहला एंट्री तो हम सब्सक्रिप्शन में ऐड ही करेंगे, लेकिन इसका सेकेंड एंट्री हमेशा असेट में जाता है। तो असेट में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2018-19 32,000। अगेन मैं इनर में लिख रहा हूँ क्योंकि देखो इधर बहुत सारा कंटेंट है, सबका पोस्टिंग करना है हमें। तो इस तरह मेरा 2018-19 का 4 लाख लिख के हो गया, आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट हो गया। अब
और एक चीज़ ज़रा देखो, ये भी थोड़ी बहुत अच्छी समझने वाली चीज़ है, और वो पहले अंडरलाइन करके समझा दूँ आपको। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर 18, 19, 20,000। ये जरा समझ लो, जरा देखो बैलेंस शीट के ऊपर का डेट क्या है। ऊपर का डेट है 1/4/18, 1 अप्रैल 2018, और अंदर क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर एडवांस, एडवांस एडवांस मतलब प्रीपेड 18-19। अगले साल का पैसा आपको 20,000 अभी मिला है, तो आप तो अभी इमीडिएट बोल दोगे अरे सर प्रीपेड है, ये प्रीपेड हम हमेशा माइनस करते हैं, एकदम बराबर। लेकिन जरा एनपीओ में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, ये साल का जो प्रॉब्लम है, साल का जो अंडरस्टैंडिंग है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। देखो पहले मैं अच्छी तरह समझा दूँ, ये 1/4/18 को, 1 अप्रैल 18 को आपने, मतलब उस बैलेंस शीट में ये दिखाया गया है कि आपने अगले साल का 20,000 भर के रखा है। ओके, दैट इज द सब्सक्रिप्शन ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगले साल का। अब अगर 2020 में 2021 का पैसा आप भरते हो, तो जब तक 2020 है तब तक आप उसे बोलोगे ये मेरा प्रीपेड है, मैंने फ्यूचर का पैसा भरा है। लेकिन अगर 2021 आ गया तो 2021 आ गया तो वो करंट हो गया ना, तब तो आप उसको प्रीपेड नहीं बोल सकते। तो इसी तरह इन्होंने 2018 के शुरुआत में पैसा भर के रखा है, तो जब 2019 आ जाएगा, उन्होंने 2018 में ही 2019 का पैसा भरा है, 2018 तक वो प्रीपेड है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन 2019 आ गया तो वो करंट हो गया। ओके, तो ये सुनो, ये पिछले साल आपने ये साल का पैसा भर के रखा था, पिछले साल तक वो प्रीपेड था, सो नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन अभी ये साल आ गया तो अब वो करंट हो गया। सो अगर आपके पुराने बैलेंस शीट में जो प्रीपेड है वो ये साल का करंट बन जाता है, इसलिए ये एडवांस वाला 20,000 हम हमारे सब्सक्रिप्शन में प्लस करेंगे, ऐड प्रीपेड फॉर 18-19, क्योंकि हम लोग 18-19 में ही हैं अभी, ये 18-19 का ही पैसा है। कुछ आपके ऐसे मेंबर थे, उन्होंने पिछले साल ही उन्होंने बोला अरे यार मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है, मैं अगले साल का भर के रखता हूँ, तो पिछले साल के बैलेंस शीट में आपने उसे लाइबिलिटी में दिखाया, क्योंकि किसी का पैसा, फ्यूचर का पैसा आपके पास पहले से आके पड़ा है तो आपके लिए लाइबिलिटी है, कल को वापस मांग सकता है। लेकिन जब 19 चालू हो गया, 19 खत्म होने आ गया देखो, तो वो करंट का हो गया, तो हम उसे ऐड करेंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखो हाँ, अगर ये अगले साल का होता, अभी देखो 19 में हूँ मैं, 31 मार्च 19 चल रहा है, अगर ये 2020 का होता तो डेफिनेटली ये प्रीपेड में माइनस करता हूँ, लेकिन ये 19 का ही है, उसी साल का मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, तो उस साल के लिए तो प्रेजेंट हो गया, इसलिए मैं उसे ऐड कर रहा हूँ। ऐड करके मेरा सब्सक्रिप्शन हो गया 4,62,000। तो इसमें ना नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में आपको साल बहुत अच्छी तरह देखना है कि वो साल, वो एक्सपेंसेस कौन से ईयर का है। वो अगर अभी हमारा चल रहा है 31 मार्च 19, तो अगर वो 31 मार्च 20 का होता तो मैं प्रीपेड लिखता, माइनस करता, लेकिन वो है 31 मार्च 19 का ही, तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया। टोटल 4,60,000। हाँ, अभी आप सोचोगे सेकेंड एंट्री नहीं होगा, सेकेंड एंट्री अभी मैंने आपको बताया जो बैलेंस शीट के अंदर है ओनली एडजस्टमेंट का ही सेकेंड एंट्री होता है, ये बैलेंस शीट के अंदर है तो उसका एक ही एंट्री होगा, और हमने उसे ऐड कर दिया। तो एक चीज़ आपको साल भर याद रखनी है, लास्ट ईयर प्रीपेड आप ऐड करोगे। देखो करंट ईयर प्रीपेड हम माइनस करते हैं तो लास्ट ईयर प्रीपेड हम ऐड करेंगे, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हम ऐड करते हैं तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग हम प्लस करेंगे। ऐसी छोटी छोटी बातें आपको नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में याद रखनी है। चलो ये हो गया, अब क्या बाकी है, अब और कुछ दिख रहा है। देखो आपको आपका करंट ईयर 18-19, लेकिन उधर आपको 16-17 का भी सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, 17-18 का भी सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, जरा उसका क्या करना है वो एक बार समझ लेते हैं। देखो ये जो 16-17 का बैलेंस शीट में भी दिया है सब्सक्रिप्शन, जरा 2 मिनट के लिए बैलेंस शीट का मैं अंडरलाइन करके बता रहा हूँ आपको। ये देखो बैलेंस शीट में आपको 2016-17 का सब्सक्रिप्शन दिख रहा है 26,000, और वही रिसिप्ट और पेमेंट में 16-17 का सब्सक्रिप्शन दिख रहा है 23,000, 23,000। अब ये बात अच्छी तरह समझ लो, अगर ये दोनों अमाउंट सेम होता, मतलब जैसे बैलेंस शीट में 26,000 है, रिसिप्ट में भी वो 26,000 होता, तो नो डाउट मैं इसका मैं एंट्री नहीं करता इसका। तो ये हमेशा याद रहने दो, सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का आपको नहीं लेना है अगर वो 2 बार दिया है और दोनों बार सेम है, तो लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन आपको नहीं लेना है।
लेकिन ये तो लास्ट टू लास्ट ईयर है, तो वो भी तो नहीं लेना है। सेम होता तो मैं नहीं लेता, बट डिफरेंस है। डिफरेंस है तो आपको सिर्फ डिफरेंस लेना है। ओके, वैसे और एक बात समझ लो। चलो दूसरा देखते हैं, 17-18 का। अब बैलेंस शीट में देखोगे, हाँ पहले इसका वर्किंग नोट समझ लो। ये कितना डिफरेंस है, सिर्फ डिफरेंस का एंट्री करना है मुझे 3000 का। देखो 16-17 में डिफरेंस आ रहा है 26,000 और 23,000 मतलब 3,000। तो मैंने अभी आपको वापस एक बार बता रहा हूँ, देखो ये दोनों अमाउंट अगर सेम होता तो मैं इसका किधर भी एंट्री नहीं करता, लेकिन अगर दोनों अमाउंट डिफरेंस अलग अलग है तो उसका डिफरेंस जो आएगा ना, उसका आपको एंट्री पास करना है। तो डिफरेंस 3,000 आ रहा है, तो ये जो मैंने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट में लिखा है उधर मैं उसका एंट्री कर दूंगा 16-17 का 3,000, और अगेन एक ही एंट्री करूंगा क्योंकि ये बैलेंस शीट में या तो रिसिप्ट और पेमेंट में दिया है, ये एडजस्टमेंट नहीं है। नहीं समझा है और एक बार समझ लेते हैं। चलो 17-18 में देखते हैं। 17-18 का सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट में हमें दिख रहा है 35,000। अगर ये रिसिप्ट और पेमेंट में भी 35,000 होता, नो डाउट मैं इसका एंट्री नहीं करता, बट रिसिप्ट और पेमेंट में ये दिख रहा है 30,000, अलग अलग अमाउंट है। तो पहले डिफरेंस निकालता हूँ वर्किंग नोट में। देखो डिफरेंस आ रहा है 5,000 और ये 5,000, अगेन एक ही इफेक्ट मैं बैलेंस शीट में दूंगा। 17-18 5,000, इस तरह मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 40,000 हो गया। देखो तीनों साल का आउटस्टैंडिंग आ गया, 16-17 का 3,000, 17-18 का 5,000 और 18-19 का 32,000। इसमें से सिर्फ 32,000 का 2 एंट्री हुआ क्योंकि वो एडजस्टमेंट में था। 16-17, 17-18 का डिफरेंस आया, इसके लिए मैंने लिखा अगर नहीं आता तो मैं नहीं लेता। ओके, नाउ लास्ट मेरा एंट्री रह गया, दैट इज अगले साल का। देखो 19-20 अगला साल, क्योंकि अभी हम लोग 31 मार्च 19 का बैलेंस शीट बना रहे हैं। सो 19-20 2019-20 ये अगला साल हो गया। अगले साल का पैसा भर के रखा है आपने 21,000, मतलब अगले साल का पैसा आपके मेंबर लोगों ने आपके पास दे के रखा है। तो अगले साल का पैसा किसी ने आपके पास दे के रखा है, ये आपके लिए लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि कल उठ के वो बोल सकते हैं मेरा पैसा मुझे वापस दो, तो लाइबिलिटी है। जब तक वो अगला साल आता नहीं तब तक इसके लिए इसका एंट्री लाइबिलिटी में जाएगा। लेकिन अगेन बोल रहा हूँ, ये रिसिप्ट और पेमेंट में दिया, एडजस्टमेंट में नहीं दिया है, तो मैं एक ही एंट्री पास करूँगा। सो प्रीपेड सब्सक्रिप्शन 18-19 21,000। सो क्यों आपके बुक में भी देखो छोटे छोटे प्रॉब्लम बना के क्यों दिए हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह समझ के आपके वो एक माइंडसेट ही बना देना है। तो आज के इस क्वेश्चन 1 से पहले बताना चाहता हूँ, फॉर्मूला बन गया ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेज, ऐड आउटस्टैंडिंग इफ देयर इज एनी आउटस्टैंडिंग गिवन एंड लेस क्लोजिंग, देन यू विल गेट कंज्यूम स्टेशनरी। और प्रॉब्लम 2 में तो बहुत सारे रूल है। रूल नंबर 1 के लास्ट ईयर प्रीपेड, करंट ईयर प्रीपेड हम लेस करते हैं, बट लास्ट ईयर प्रीपेड हम ऐड करेंगे। ये तो रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग गिवन ट्वाइस एंड इफ बोथ द अमाउंट आर सेम वी वोंट पोस्ट एनीवेयर, बट if both the amounts are different and so definitely there will be difference between that two amount, that difference will be shown to the asset side. ये रूल नंबर 2 हो गया। एंड रूल नंबर 3, नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन गिवन इन अ receipt and payment, definitely you will write to the liability side because ये